नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने YouTube चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ईडी की कार्रवाई किस प्रकार की जाती है, ईडी किस प्रकार से अरेस्ट करती है, ईडी किस प्रकार से सर्च करती है, छापेमारी करती है, जब्ती की कार्रवाई करती है और किन किन मामलों में ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है, उसकी धारा 19, धारा 50 किस प्रकार से, कौन से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत, लीगल ऑब्लिगेशंस के अंतर्गत ईडी की कार्रवाई की जाती है, इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से मैंने वीडियो बनाए थे। आप उसे मेरे इस चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर देख सकते हैं। ईडी की कार्रवाई वर्तमान में बहुत ज्यादा चर्चित है हमारे देश में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी पर कई लोगों ने आपत्तियां ली, कई न्यूज चैनल्स, कई राजनीतिक पार्टियां, कई बुद्धिजीवी, समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो ईडी के द्वारा पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत की गई है, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है, ऐसा सभी का मानना है। बहुत से लोग उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विरोध के में सड़कों पर उतरी है। वहीं दूसरी ओर जो सत्तारूढ़ पार्टी है भाजपा, उसके द्वारा भी, उसके दल द्वारा भी अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी के बाद अपने सीएम पद को छोड़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो ईडी की गिरफ्तारी के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल जी द्वारा अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी, अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रिट पिटीशन फाइल करके उस गिरफ्तारी को इलीगल डिक्लेयर करने के लिए पिटीशन फाइल करी गई। अरविंद केजरीवाल जी पर जो मुकदमा दर्ज है, ईडी के द्वारा किस प्रकार कार्रवाई की गई है, उसका संक्षिप्त विवरण मैं आपको अपने इस वीडियो में दूंगा। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा उनकी पिटीशन को किस प्रकार से, किन तथ्यों के आधार पर निराकरण किया गया, अरविंद केजरीवाल जी के वकीलों के द्वारा क्या तर्क दिए गए, वहीं दूसरी ओर ईडी के समर्थन में असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल द्वारा क्या तर्क दिए गए। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि देश की जनता को यह मालूम पड़ सके कि ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, बतौर सीएम केजरीवाल जी के विरुद्ध जो गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है, उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उस कार्रवाई में क्या तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे गए हैं और न्यायालय ने किस प्रकार से उसका एप्रिसिएशन किया है, यह जानना जरूरी है। और एक बेहतरीन आदेश, कानून के इतिहास में विस्तृत आदेश और पीएमएलए एक्ट के प्रोविजंस को विस्तृत रूप से डिस्कस किया गया है माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा। हर व्यक्ति भारतीय संविधान के अंतर्गत नियम, कायदे, कानून के तहत चलने के लिए बाध्य है। किसी भी व्यक्ति को इस कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति संविधान से परे जाकर स्पेशल प्रिविलेज पाने का हकदार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेहतर तरीके से कानून की मीमांसा करते हुए इसमें इन सभी बातों को उल्लेखित किया है। ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली द्वारा WP नंबर 985/2024 अरविंद केजरीवाल वर्सेस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी, अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत प्रस्तुत की गई थी, जिस पर विस्तृत रूप से सुनवाई करने के उपरांत निर्णय हेतु याचिका 3 अप्रैल 2024 को सुरक्षित की गई और 9 अप्रैल 2024 को विस्तृत आदेश पारित किया गया। इस आदेश के मुख्य तथ्य कुछ इस प्रकार हैं। अरविंद केजरीवाल के शासकीय बंगले पर
ईडी के द्वारा 21 मार्च 2024 को एक सर्च की गई, उनके द्वारा एक छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जब पुख्ता सबूत ईडी के पास में प्राप्त हो गए तब 21 मार्च 2024 को ही रात्रि 9:05 पर अरविंद केजरीवाल को 28 पन्ने के लिखित कारण बताते हुए ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के कारण बताते हुए 28 पन्ने का पत्र नोटिस अरविंद केजरीवाल जी को दिया गया, जिस पर उनकी पावती ली गई। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी को भी उनकी गिरफ्तारी के कारण बताए गए एवं उनके वकील को भी उनकी गिरफ्तारी के कारण ईडी के द्वारा बताए गए। ईडी के द्वारा एक ECIR नंबर HIU 2/14/2022 वर्ष 2022 में दर्ज की गई थी। यह जो पूरा मामला था वह दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को बनाने के संबंध में किस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक एक विशेष वर्ग को, जो कि शराब सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग थे, उनको उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% से 12% तक ले जाया गया। तो किस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी की गई, किस प्रकार से उस कॉन्स्पिरेसी के तहत विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, जिसे कि साउथ सिंडिकेट का नाम भी दिया गया, उनको लाभ पहुंचाने के लिए यह एक्साइज पॉलिसी दिल्ली सरकार द्वारा 2021-22 में बनाई गई। इसी के मद्देनजर ECIR एक दर्ज की गई ईडी के द्वारा और एक केस प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें विभिन्न गिरफ्तारियां ईडी के द्वारा की गई। ईडी द्वारा कुल 5 कंप्लेंट विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर विशेष न्यायालय द्वारा कॉग्निजेंस भी लिया जा चुका है। इस प्रकरण के दौरान ईडी द्वारा सबसे पहले जब 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया गया अरविंद केजरीवाल जी को, केजरीवाल जी के द्वारा किसी भी प्रकार की बेल एप्लीकेशन कोर्ट के आगे प्रस्तुत नहीं की गई, ना ही अपनी गिरफ्तारी पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज की गई। इसीलिए उनको 15 दिवस की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में भेजने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया। धारा 482 में माननीय उच्च न्यायालय को विस्तृत शक्तियां प्राप्त होती हैं। अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 में भी विस्तृत शक्तियां प्राप्त होती हैं, अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त होती हैं संविधान के तहत, जिसके संबंध में पूर्व में मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसे आप मेरे इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जमानत याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष कभी भी प्रस्तुत नहीं की गई। जमानत न मांगते हुए, बल्कि उनकी जो गिरफ्तारी का जो आदेश था, जो रिमांड का जो आदेश था, उस आदेश की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। ये दोनों भिन्न भिन्न चीजें हैं। जमानत की मांग करना वो धारा 439 CRPC में बताई गई है, और किसी आदेश की वैधानिकता को चुनौती देना यह एक अन्य कार्रवाई है, जिसे कि अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने धारा 482, 226 एंड 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन के तहत रिट पिटीशन फाइल करके हाई कोर्ट दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की गई और चुनौती दी गई। इन्हें जो सबसे पहली रिपोर्ट थी इस पूरे प्रकरण में, वो 26 नवंबर 2022 को सक्षम न्यायालय, जो कि स्पेशल कोर्ट है ईडी की, उसके समक्ष प्रस्तुत की गई। उसके बाद ईडी ने लगभग 5 और रिपोर्टें जो है स्पेशल कोर्ट ईडी के आगे प्रस्तुत करी। ईडी ने जो अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उनके पास एविडेंस मिली, उसके आधार पर उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। ईडी ने विशेषकर जो इसमें 2 सरकारी गवाह बनाए गए, जिन्हें कि अप्रूवर भी बोला जाता है कानूनी भाषा में, ये 2 गवाह हैं, राघव मंगूटा और शरद रेड्डी। शरद रेड्डी और राघव मुंगटा
इस पूरे प्रकरण में एक्यूज भी हैं और कानून की नजर में और कानून की भाषा में अप्रूवर वही व्यक्ति होता है जो कि प्रकरण में एक्यूज्ड होता है। एक्यूज्ड पर्सन जब कभी न्यायालय के आगे या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के आगे यह बात रखता है कि वह सरकारी गवाह बनने को तैयार है और मामले से जुड़े हुए षड्यंत्र को उजागर करने के लिए तैयार है, तब उसको अप्रूवर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाती है और उस अप्रूवर की गवाही के आधार पर न्यायालय के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जा सकता है और मामला प्रमाणित भी किया जा सकता है। यह अप्रूवर का जो कानून है, जो गवाह एक्यूज का गवाह बनना या माफी गवाह बनना जो अप्रूवर कहलाता है, अप्रूवर का जो कानून है वो कानून के इतिहास में 100 वर्ष पुराना कानून है या कोई नया कानून नहीं है। इस बात को माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा भी अपने इस आदेश में उल्लेखित किया गया है। राघव मुंगटा का जो बयान ईडी द्वारा दर्ज किया गया अंडर सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत वो 26 जुलाई 2023 को किया गया और 28 और 27 जुलाई 2023 को अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के तहत कोर्ट के समक्ष राघव मुंगटा ने अपना बयान दर्ज कराया। 164 की जो गवाही होती है वो सबसे महत्वपूर्ण गवाही होती है, वह एक स्वतंत्र गवाही होती है। न्यायालय एक्यूज पर्सन या जो 164 के तहत बयान दर्ज कराता है उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से समझाता है कि आप पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, आप स्वतंत्र तरीके से अपना गवाह दे रहे हैं और यह बयान आपके खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब अपनी पूरी फ्री कंसेंट एक्यूज द्वारा दे दी जाती है या गवाह द्वारा दे दी जाती है, तब धारा 164 के तहत अप्रूवर का बयान इस पूरे प्रकरण में 27 जुलाई 2023 को राघव मुंगटा का बयान दर्ज किया गया, जो कि इस पूरे मामले में अप्रूवर भी है। शरद रेड्डी का बयान अंडर सेक्शन 50 पीएमएल एक्ट के तहत 25 मार्च 2023 को दर्ज किया गया ईडी के द्वारा और 29 मार्च 2023 को 164 सीआरपीसी के तहत कोर्ट के समक्ष शरद रेड्डी ने बयान दर्ज कराया। इन दोनों अप्रूवर राघव मुंगटा और शरद रेड्डी के बयानों में ही जो है अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो इस पूरे प्रकरण में कॉन्स्पिरेसी की गई है उनके एक्ट को इन दोनों ने विस्तृत रूप से अपने बयानों में दर्ज कराया और अपने बयानों में उनके कंडक्ट को बताया। उसके आधार पर ईडी ने और उनके जो बयान थे उनको वेरीफाई करने के बाद कि कब उन्होंने सीएम केजरीवाल के साथ मुलाकात करी, उनकी वीडियो फुटेज, उनकी रिकॉर्डिंग, उनके द्वारा जो दस्तावेज प्रदाय किए गए, उन सभी को वेरीफाई करने के बाद ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल जी को समन्स दिए गए ताकि उनका पक्ष भी ईडी के समक्ष बयान के तौर पर दर्ज किया जा सके। कुल मिलाकर यह कहा जाए तो ईडी ने सीएम केजरीवाल को अपना सुनवाई का हक, जो कि एक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो प्रदान किया, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी और कुल मिलाकर सीएम केजरीवाल को 9 बार समन्स दिए गए। पहली बार जो समन्स दिया गया वो 30/12/2023 को दिया गया, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी उपस्थित नहीं हुए। दूसरी बार उनको 18/12/2023 को, तीसरी बार उनको 22/12/2023 को, चौथी बार उनको 12 जनवरी 2024 को, पांचवी बार उनको 31 जनवरी 2024 को, छठवीं बार उनको 14 फरवरी 2024 को, सातवीं बार उनको 21 फरवरी 2024 को, आठवीं बार उनको 26 फरवरी 2024 को और नवीं बार उनको 16 मार्च 2024 को समन्स दिए गए ताकि वह अपना पक्ष ईडी के समक्ष रख सके और उनके बयान को ईडी के द्वारा दर्ज किया जा सके। लेकिन किंतु उन समन्स के जवाब में सीएम केजरीवाल के द्वारा हर बार लिखित में कोई ना कोई बहाना बनाया गया
उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज करने की भी मांग की गई, लेकिन हर बार बहाना बनाकर उपस्थित न होने के अपने कारण को जस्टिफाई किया गया, जो कि ईडी के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और अंततोगत्वा उनको 21 मार्च 2024 को 9:05 पर रात्रि में उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय द्वारा जो अप्रूवर का जो कानून है हमारे सीआरपीसी में, उसको पैरा 91 में बड़े विस्तृत रूप से उल्लेखित किया है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि अप्रूवर बनने का जो कानून है वो आज का या कल का कानून नहीं है, बल्कि वह 100 वर्ष पुराना कानून है। और इस न्यायालय के द्वारा जब आदेश पारित किया जा रहा है तो वह अंतिम रूप से उसका उल्लेख नहीं किया जा रहा। पूर्व में भी कई बार अप्रूवर के कानून को माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न केसों में उसको लीगलिटी प्रदान की गई है, उसकी वैधानिकता को मंजूरी दी गई है। अप्रूवर का कानून ना तो आज अंतिम रूप से उपयोग किया जा रहा है, ना उसको प्रथम बार उपयोग किया जा रहा है, बल्कि अप्रूवर का कानून 100 वर्ष पूर्व से कई बार जांच एजेंसियों द्वारा उपयोग किया जाता रहा है और यह एक कानून मुताबिक कार्रवाई है। इसीलिए अप्रूवर के बयानों को किसी भी प्रकार से डिस्कार्ड नहीं किया जा सकता और उनकी विश्वसनीयता पर किसी भी प्रकार के न्यायालय द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किसी भी प्रकार से अवैध घोषित नहीं की जा सकती। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश के पैरा 91 में इसका उल्लेख किया गया है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों द्वारा जो गवाह थे, जो अप्रूवर थे, उनको जयचंद भी बोला गया। तो माननीय उच्च न्यायालय ने पैरा 94 में इसका उल्लेख किया गया कि जब अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने जो अप्रूवर थे, जो कि पूर्व में उनके साथ थे, जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में उनके साथ थे, जो कि इस शराब घोटाले में उनके साथ थे, जो कि शराब पॉलिसी जो बनाने में और किस प्रकार से मार्जिन को प्रॉफिट मार्जिन को 5% से 12% तक ले जाने में पूरी कॉन्स्पिरेसी में उनके साथ थे, आज उन्हीं के द्वारा अप्रूवर बन जाने के बाद उनका उपयोग अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किया जा रहा है। तब अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने उनको जयचंद बोला। तब न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि यदि उनको जयचंद के तौर पर मान लिया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा स्वयं अपने इस आर्गुमेंट से यह समझा जाएगा कि वो कहीं ना कहीं उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। इसलिए जयचंद वाले जो उनके आर्गुमेंट को तो कोर्ट ने डिस्कार्ड किया और बोला कि इस पर विस्तृत रूप से ट्रायल कोर्ट विचार करेगी कि जो अप्रूवर हैं उनके बयानों को डिसबिलीव किया जाए या ना किया जाए। लेकिन इस स्टेज पर ट्रायल कोर्ट की भूमिका माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अदा नहीं की जा सकती। उनको केवल धारा 482 सीआरपीसी और अंडर आर्टिकल 226, 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत प्रस्तुत की गई याचिका के संबंध में निर्णय लेना है और वह ट्रायल कोर्ट के भूमिका को निर्वहन नहीं कर सकते, वह ट्रायल कोर्ट के रोल को अदा नहीं कर सकते और ट्रायल कोर्ट विस्तृत रूप से अप्रूवर के बयान को डिसबिलीव करना है या न करना है इस पर विचार करेगा। इस स्टेज पर हाईकोर्ट इस संबंध में विचार नहीं कर सकता और इसीलिए उसकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित न करते हुए अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो ईडी के द्वारा की गई है उसको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि सम्मत ठहराया गया। केजरीवाल के जो वकील थे उनके द्वारा यह कहा गया कि जो टाइमिंग है गिरफ्तारी की वो बहुत गलत है और वो लोकसभा के इलेक्शन और कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो जाने के बाद की गई है। लोकसभा के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी अपना प्रचार ना कर पाए, आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं डैमेज हो, वह विपक्ष की एक पार्टी है, इसीलिए लोकसभा के इलेक्शन के दौरान जो है लोकसभा इलेक्शन की टाइमिंग के समय जो है गिरफ्तारी की गई है। तो इस टाइमिंग पर भी क्वेश्चन मार्क ईडी के जो है गिरफ्तारी है उस पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों द्वारा आर्गुमेंट के दौरान लगाया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया और इस तथ्य को 9 समन्स जो पूर्व में जारी किए गए थे
अरविंद केजरीवाल जी द्वारा केवल लिखित में उनका जवाब दिया गया। ईडी के समन्स के संबंध में कभी भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई। वीडियोग्राफी के माध्यम से बयान दर्ज करने के तर्क को न्यायालय द्वारा खारिज किया गया कि उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता। तो गिरफ्तारी की टाइमिंग पर क्वेश्चन मार्क लगाने का हक अरविंद केजरीवाल को नहीं है, ऐसा न्यायालय द्वारा कहा गया, क्योंकि उनको पूर्व में 2022 से अभी तक कुल 9 बार उनको अपॉर्चुनिटी दी गई, लेकिन एक भी बार उनके द्वारा उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज नहीं कराए गए, जो कि टाइमिंग के क्वेश्चन जो उनके द्वारा उठाया जा रहा है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के समय उनकी कैंपेनिंग उनके द्वारा, उनकी पार्टी के द्वारा न करी जाए, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा जो है गिरफ्तारी करवाई गई है। इस तर्क को न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा गया कि उनको पर्याप्त सुनवाई का अवसर ईडी के द्वारा दिया गया था, जिसका उन्होंने भरपूर पालन न करते हुए चुनौती जो दी गई और बेल के संबंध में भी कोई आपत्ति नहीं लगाई गई, इसलिए इस तर्क को न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज कर दिया गया। पैरा 168 में बहुत महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है, जैसे कि मैं आप सभी के आगे एक बार पढ़ना चाहूंगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 168 में कहा गया कि इन दिस कोर्ट्स ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ आर वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जजेस एज कस्टोडियन ऑफ जस्टिस आर बाउंड बाय द लॉ एंड नॉट बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। हाई कोर्ट ने इस बात को, कि उनके द्वारा यह पूरी कार्रवाई पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत या पॉलिटिकल राइवल्स होने के कारण उनको इस केस में फंसाया गया है, इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय कानून का संरक्षक है। कानून को ध्यान में रखकर कानूनी कार्रवाइयों के संबंध में कार्य करने के लिए इस लोकतंत्र के अंतर्गत न्यायपालिका बंधी हुई है। न्यायपालिका किसी भी प्रकार से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कंसिडरेशन को साधने के लिए कार्य नहीं करती है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्याय निकाय है और डेमोक्रेसी को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए न्यायपालिका के द्वारा यह फैसला ईडी की समस्त कार्रवाइयों के द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, ईडी के संपूर्ण केस को ध्यान में रखकर और बिना यह सोचे समझे कि एक्यूज पर्सन दिल्ली का मुख्यमंत्री है, इन सभी बातों को तवज्जो दिए बिना कानून को ध्यान में रखकर, कानून की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर, कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर न्यायालय द्वारा यह फैसला दिया गया और के सीएम अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी थी उसको विधि सम्मत मानते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा इस हाईकोर्ट के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करके चुनौती दी जा चुकी है। अब हम सभी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उस पर विचार करेंगे, आगे उस पर बात करेंगे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को अब देखना है कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला यह उचित है या नहीं। लेकिन वर्तमान में जो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया है उसकी सभी पक्षों को मैंने आपके सामने सरल भाषा में रखा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही लीगल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सरल शब्दों में मैं आपके आगे समय समय पर लेकर आता रहूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।